हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे अपनी फील्ड में। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 7 और सेक्शन 8 एसआरए का। ठीक है। आज की इस वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ इलस्ट्रेशंस भी हैं जो मेंस में आती रहती हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, जैसे डीजीएस में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में भी आती हैं एक दो बार, और अलग अलग स्टेट्स में आती रहती हैं। ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन एसआरए के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7988487813 पे। और एक चीज़ और कि जो वीडियोस देख रहे हैं आप सब, आप बहुत प्यार दे रहे हो वीडियोस को, उसके लिए थैंक यू। लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप चैनल को, प्लीज़। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो बात करते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की। हमने 6 सेक्शन तक कवर कर लिया है पहले। ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएंगे यहाँ पे आई बटन में। ठीक है, इस साइड। तो देखते हैं क्या कहते हैं रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और उसका हमें पोजीशन चाहिए, हमें उसको रिकवरी करनी है, वापस चाहिए हमें वो प्रॉपर्टी, तो हम क्या करेंगे? तो हम सेक्शन 7 के अंदर सूट फाइल करेंगे। ठीक है। अ पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई पर्सन एंटाइटल है कि उसका पोजीशन उसके पास हो, मे रिकवर इट इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय द सीपीसी। कि जो सीपीसी के अंदर मैनर प्रोवाइड किया गया है, एक सूट फाइल करने का, प्लेंट फाइल करने का, डब्ल्यूएस फाइल करने का, जो भी है, इंजंक्शन लेने का, जो भी है, जो जो भी प्रोसीजर सीपीसी के अंदर बताया गया उसको फॉलो करके जो भी व्यक्ति एंटाइटल है पोजेशन का, वो अपना मूवेबल प्रॉपर्टी का उसको रिकवर कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज समझने की आपको ये है कि क्योंकि इन्होंने लिखा है पोजेशन, तो पोजेशन जरूरी नहीं है कि ओनर ही हो हमेशा। हो सकता है ओनर भी, प्लस दूसरा कौन हो सकता है? अगर मान लो टेनेंट है। टेनेंट तो वैसे किराएदार होता है, हमने गर्ल्स टर्म यूज की है। जैसे बेली है, उसको कोई बेलमेंट कर रखी है, अब उस पे से मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन, तो उसके लिए तो वो लाइबल है ना, एंटाइटल है ना। तो ये चीज है। जैसे मान के चलो कि एक पर्सन है। ठीक है। ये और इसने क्या किया, इसने अपनी एक घड़ी, वॉच, ठीक होने के लिए बी की दुकान पे रखाया, बी को दे आया। ठीक है। अब जब तक ये वॉच ठीक करता है और ए इसको बदले में, वॉच के बदले में, ठीक कराने के बदले में पैसे देता है, ठीक है, और वापस अपनी घड़ी नहीं लेके जाता, तब तक ये बेली ही है एक हिसाब का। और ये बी क्या करेगा, इस घड़ी की पूरी देख रेख करेगा, इसको संभाल के रखेगा और इधर उधर नहीं होने देगा। इन केस अगर ये ए जो है, ये वॉच को उठा के लेके चला जाता है, पैसे नहीं देके जाता, तो बी का क्या यहाँ पे राइट होएगा? बी बी एंटाइटल हो जाएगा पोजेशन के लिए स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का। किस मैनर में? जो सीपीसी उसको प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो आगे देखो, इतना समझ आ गया होगा, है ना। चलो। A trustee may sue under this section for possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled। तो इसको ना हम आगे पढ़ेंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ। अभी के लिए इसको पढ़ लिया ना, बस ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा वहां पे। एक्सप्लेनेशन 2 देखो, अ स्पेशल और टेम्पररी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। ठीक है। देखते हैं, आओ। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 7 और 8 दोनों जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर। इनकॉर्पोरेट्स द इंग्लिश रूल एज टू डिटेंशन डिटेंशन। सेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन एंटाइटल टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी 1908। ये वही है जो हमने अभी पढ़ा, कुछ अलग तो नहीं है। ठीक है। इसके साथ एक्सप्लेनेशन 1 और 2 जुड़ी हुई हैं। There to include a case of trustee and a person having special or temporary right to present possession। ठीक है। अब देखो वही चीज है। Similarly, a trustee can sue under this section to protect the beneficiary interest of beneficiary without associating the suit। एक ट्रस्टी है, ठीक है, ये किसी के लिए, किसी एक्स पर्सन के लिए, बी पर्सन के लिए क्या कर रहा है? उसके लिए एक्ट कर रहा है ना, उसके बेनिफिशियरी, उसको बेनिफिट्स के लिए काम कर रहा है ये। समझ रहे हो? इसको एसोसिएट
किए बिना अगर इसको पोजीशन चाहिए ट्रस्टी को तो वो सूट फाइल कर सकता है, ये बात बताई गई है इसमें एक्सप्लेनेशन 1 में। इलस्ट्रेशंस की बात देखते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है, इनको ध्यान याद रखना, कैसे पेपर में भूल मत चले जाना, पेपर में भूल मत जाना, ठीक है। तो देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे। ए ना अपनी लैंड देता है कि लैंड है, ठीक है, ये बी को दे देता है, कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, ए कह रहा है ये बात है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये मेरी है, जब ए की डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी बी की हो जाएगी, और जब बी की डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी सी की हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे इंटरेस्ट ट्रांसफर होता रहेगा, ओके। ए बिक्वेट्स लैंड टू बी फॉर हिज लाइफ विद रिमाइंडर सी, कि भाई तेरे मरने के बाद बी भाई साहब सी को चली जाएगी लैंड, ठीक है। बट सी विदाउट बीज कंसेंट, ये सी बहुत शना है, डेढ़ शना कहते हैं जिसको, विदाउट द बीज कंसेंट, बी की कंसेंट के बिना क्या कर रहा है, ऑब्टेन पोजीशन ऑफ टाइटल डीड्स, इसकी जो टाइटल डीड्स थी, जो टाइटल डीड्स थी उसको इसने उसका पोजीशन ले लिया, किसने, सी ने, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो बी पर्सन है क्या ये सी से ये टाइटल डीड वापस ले सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है, और अगर ले सकता है तो किस सेक्शन में लेगा, ठीक है। आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक वो जिंदा है आदमी तो प्रॉपर्टी किसकी थी, उसी की थी ना जो जिंदा है। तो इस हिसाब से सेक्शन 7 क्या कहता है, अ पर्सन एंटाइटल, आ गया, पर्सन एंटाइटल पोजेशन स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, टाइटल डीड्स मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल है, रिकवर कर सकता है एज अ प्रोवाइडेड इन सीपीसी। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्शन जो हमारा 7 है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, मतलब बी ले सकता है पोजीशन, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इलस्ट्रेशन कवर होती है यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे लिख रखी है, देख लो। Yes, B has special vested interest and C can get it after death of B only. तो C को जो है वो टाइटल डीड्स और जो पोजीशन है इस लैंड का वो B की डेथ के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखने की है। सेकंड देखते हैं, A प्लेस सर्टेन ज्वेल्स टू B। A क्या करता है, ज्वेलरी है, B को क्या करता है, प्लेज कर देता है, गिरवी रख देता है, टू सिक्योर अ लोन बी डिस्पोजेस ऑफ देम। अब क्यों प्लेज क्यों रखी है इसने, ए ने कुछ गहने बी को बी के पास गिरवी रख दिए, प्लेज कर दिए, बदले में बी ने इसको मान लो कुछ सम ऑफ मनी दिया है, सपोज 1 लाख रुपीज दिए हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया, बी ने ना जो टाइम था कि मान लो 6 मंथ के लिए दे रखे हैं, 6 मंथ से पहले ही इन ज्वेलरी को, इन गहनों को डिस्पोज ऑफ कर दिया, किसी को बेच दिए, घुमा दिए, चोरी करवा दिए, कुछ भी किए, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दिए। अब ये ए जो है इसने अभी लोन पे नहीं किया है, लोन इसने अभी पे नहीं किया, टाइम भी नहीं हुआ, क्या ये पोजेशन मांग सकता है ज्वेल्स का, उस आगे वाले पार्टी ने जो कुछ भी किया उसके साथ, ये मांग सकता है क्या, नहीं, हमारा ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है कि अभी उसने जब लोन ही पे नहीं किया तो ये तो एंटाइटल ही नहीं है सेक्शन 7 में। वहां पे क्या वर्ड लिखा है, एनी पर्सन एंटाइटल, तो एंटाइटल है क्या, नहीं, एंटाइटल ही नहीं है, तो ये यहाँ पे एंटाइटल नहीं है, तो इसलिए ये नहीं मांग सकता पोजेशन ज्वेल्स का, ज्वेलरी का, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। बहुत इजी इजी सेक्शन है 7। सिंपल सी बात हमें ये बता रहा है कि देखो, अगर अगर तो आप सेक्शन 7 के अंदर जो पर्सन एंटाइटल है, एंटाइटल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो बंदा ओनर हो, उस पोजेशन का एंटाइटल होना चाहिए, बस इतना याद रखो, ठीक है। अगर वो एंटाइटल है तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, कैसे, सीपीसी में जैसे बताई है 1908, ठीक है। अगर वो ट्रस्टी है और बेनिफिशियरी के लिए काम कर रहा है बेनिफिशियल इंटरेस्ट में, तो उसको एसोसिएट किए बिना भी वो सू कर सकता है, इतनी सी बात। अगर किसी का स्पेशल ये टेम्पोररी राइट है तो वो भी केस फाइल कर सकता है, बस इतनी सी बात है, सेक्शन 7 कंप्लीट, ठीक है। जो देखो हमारी सारी वीडियोस देखता है ना उसको तो दिक्कत आएगी नहीं, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। ए रिसीव्स अ लेटर एड्रेस्ड टू हिम बाय बी, बी एक लेटर भेजता है ए को, ठीक है। बी गेट्स बैक द लेटर विदाउट एज कंसेंट, इस
को पता भी नहीं है, इसकी कंसेंट के बिना वापस बी के पास आ गया, क्या पता क्या लिख रखा था उसके अंदर। तो क्या ए जो है वो इसको वापस ले सकता है, रिकवर करने के लिए एंटाइटल है? अब मान के चलो इस लेटर के अंदर कोई राइट था जो मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर हो सकता है, ठीक है? तो ये जो ए पर्सन है ये तो एंटाइटल है, क्योंकि इसकी तो कंसेंट ही नहीं है, इसको तो पता ही नहीं है कि वापस चला गया। तो ये एंटाइटल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यस, अंडर सेक्शन 7। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखो, ए डिपॉजिट बुक्स एंड पेपर्स फॉर सेफ कस्टडी विद बी। ए कुछ बुक्स और पेपर्स जमा करवा देता है बी के पास सेफ कस्टडी के लिए, ठीक है? बी लूजेस देम, बी उनको गवा देता है, बी लॉस्ट कर देता है उनको, ठीक है? एंड सी फाइंड्स देम, और ये गुमी हुई चीज सी को मिल जाती है, ठीक है? बट रिफ्यूजेस टू डिलीवर देम टू बी। अब बी को पता चल गया कि ये जो गुमी हुई चीज है ये सी के पास है। बी कहता है कि बड़े भाई सी, प्लीज यार दे दे वापस। मानता नहीं है, लेकिन ये सी बड़ा गंदा आदमी है, ये कहता है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा। तो बी सोचता है कि यार मैं क्या करूं कि मुझे ये वापस चीज मिल जाए। तो बी को कोई एक एडवोकेट राहुल हैं, वो सलाह देते हैं कि भाई एक काम करो, आप तुम ना सेक्शन 7 के अंदर जाओ, ठीक है? क्यों? तुम सेक्शन 7 के अंदर इसलिए जा सकते हो क्योंकि तुम्हें पोजेशन मिला हुआ है, तुम एंटाइटल हो। तो तुम सेक्शन 7 के अंदर एंटाइटलमेंट ऑफ पोजेशन लेके जाओ और बोलो कि भाई सीपीसी के तहत जो भी प्रोसीजर है उसको फाइल करके प्लान प्लॉट और सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डाल, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी डाल दो, और ये अपनी प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है? इतनी सी बात थी, तो ये रिकवर कर लेगा यहाँ से। लेकिन देखो, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है ना, फाइंडर ऑफ गुड्स है, उसके भी कुछ अधिकार है, उसका भी कुछ देखना पड़ेगा। वो कहाँ है? 168 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है जी? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, हाँ जी, तो सेक्शन 7 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस एक चीज रहती है थोड़ी सी, वो देख लेते हैं हम। देखो, ए जो है वो एक वेयर हाउस कीपर है, ठीक है? और इसको कुछ डिलीवरी जेड को देनी थी, लेकिन ये जो मान लो ये एक्स वाई जेड ये गुड्स है, ये जेड को देने थे, लेकिन बी ने क्या किया, ये पहले ही लेके चला गया, ठीक है? ये लेके चला गया, ए के पोजीशन में से बाहर लेके चला गया, चोरी कर लिया, थेफ्ट कर लिया, लगा लो कुछ भी लगा लो। तो ए सू कर सकता है बी को, डेफिनेटली कर सकता है, यस, अंडर सेक्शन 7। क्योंकि ए की तो पोजीशन में थी ना, ए के तो ए को दे के गया हुआ था ना कि भाई तुम जेड को दे देना ये चीजें, तो ए की पोजीशन में थी, एंटाइटल है, बिल्कुल कर सकता है। सेम इलस्ट्रेशन है, इजी है बहुत, ज्यादा कुछ इसके अंदर टेक्निकल है नहीं, है ना? आ जाओ सेक्शन 8 में आ जाओ, बेयर रीडिंग दे देते हैं पहले सेक्शन 8 को। यस, देखो क्या कहता है सेक्शन 8। सेक्शन 8 हमें बताता है, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर, ओनर की तरह पोजेशन में नहीं है वो, टू डिलीवर अ पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन, एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रीलिम्स के लिए याद रखो, सेक्शन 7 और 8 मूवेबल से डील करता है, सेक्शन 8 में ओनर कवर नहीं होता, एनी पर्सन अदर देन ओनर ऑफ विच ही इज नॉट ओनर, देखा? मे बी कंपेल्ड, उसको कंपेल्ड किया जा सकता है स्पेसिफिकली, क्या करने के लिए? टू डिलीवर इट टू पर्सन एंटाइटल टू इट्स इमीडिएट पोजीशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो पहले इतना ही समझ लो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखो ऐसा है भाई, ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है, ए पर्सन है, ठीक है? ये पर्सन अगर ये पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड है, ठीक है? ये ओनर नहीं है, ओनर
नहीं है, रिपोजेशन के लिए एंटाइटल है। किस चीज का? मूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो जिस पर्सन के पास ये प्रॉपर्टी है, मान के चलो कि ये प्रॉपर्टी बी के पास है, तो अब हम उसको कंपेल कर सकते हैं किस चीज के लिए? कि भाई साहब बी, ये प्रॉपर्टी जो है ए को वापस दो, इमीडिएट पोजीशन में डालो। लेकिन कब कब कर सकते हैं ये? ए बी सी डी में हमें बताएगा, हम देखते हैं उसको अभी। ठीक है, तो देखो ए कंडीशन क्या है? ए कंडीशन है when things claimed is held by defendant as agent or trustee of the plaintiff। एक पर्सन है, इसने एक कार लगा लो। ठीक है, ये कार है, ए ने कार इसके एजेंट को दी थी, एजेंट को लगा लो या फिर ट्रस्टी को लगा लो। ठीक है, और इनको दी थी, अब ये वापस चाहता है, मांग सकता है बिल्कुल, एजेंट को ट्रस्टी को कंपेल कर सकते हैं सेक्शन 8 के अंदर, भाई वापस दे दो इसकी कार। ठीक है, कंडीशन क्लियर बिल्कुल। दूसरी, when compensation in money would not afford plaintiff adequate relief for the loss of thing claimed। ऐसी कोई बेशकीमती चीज है कि अगर ये गुम हो जाती है तो उसकी भरपाई पैसों में की ही नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसी कोई चीज है, मेरे जुडिशियल के नोट्स हैं, मैं ये कहता हूँ कि कोई उससे 100% अच्छे मुझे नोट्स दे दे, लेकिन उसका जो कंपनसेशन है हो ही नहीं सकता, मनी में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कोई ऐसी बेशकीमती चीज है कि जिसका हम कंपनसेशन मनी में नहीं दे सकते, एडिक्वेट रिलीफ होगा ही नहीं अगर हम पैसे से उसको मापना चाहें तो। ठीक है, तो तब हम उसको बोलेंगे कि इमीडिएट वापस दो भाई उसकी चीज। ठीक है, तीसरा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ascertain एक्चुअल डैमेज कॉज बाय इट्स लॉस। ए की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, कुछ ऐसी एंटिक चीज थी कि हम यही नहीं पता लगा सकते कि एक्चुअल डैमेज हुआ कितना है। ठीक है, तो हम जब यही नहीं पता लगा सकते कि एक्चुअल डैमेज कितना हुआ है, तो सामने वाले पार्टी को हम बोलेंगे कि भाई वापस दे दे उसकी, ठीक है, जहां से लाया है वापस दे दे। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द पोजीशन ऑफ द थिंग क्लेम्ड हैज बीन wrongfully ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। जहां पे ए से कोई फ्रॉड करके, कोल्यूजन करके, धक्के से, कुछ भी ऐसा लगा लो, धक्के से ट्रांसफर करवाई गई है, तो तब भी हम उसको कंपेल कर सकते हैं कि जिसने ली है ना, ये मान लो बी ने ली थी, तो हम वापस कह सकते हैं कि ए को दे दे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि भाई बी और सी के अंदर कोर्ट यही मान के चलता है कि जो चीज है उसका मनी एक एडिकेट रिलीफ नहीं है, कंपनसेशन देना एक एडिकेट रिलीफ नहीं है। दूसरा, ये मान के चलना, ये सर्टेन करना कि कितना नुकसान हुआ है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कोर्ट ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया अपना सेक्शन 8। अब इसके इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट देख लो, और जो हैंड रिटन वाला पार्ट है वो देख लो। ठीक है, फिर हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शन 7 और 8 वाला। हाँ जी, लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन अ पोजेशन नॉट एज एन ओनर। तो सबसे पहले चीज याद रखो, सेक्शन 8 में ओनर नहीं है, ओनर से अलग जो बंदा है उसकी बात हो रही है। ठीक है, डिलीवरी टू पर्सन एंड टाइटल इमीडिएट पोजेशन। It enlists cases or instances in which person may recover the specific movable property. The section represents the equitable rule of English law. There are four instances mentioned in the provision signify the existence of some relationship or special nature of the property। जैसे इसकी illustrations क्या हैं? A leaving for Europe, while leaving, he left his furniture with charge of B, who is going to act as his agent। ए क्या कर रहा है? ए जा रहा है कनाडा। ठीक है, इसके पीछे एक घर है, उसके अंदर फर्नीचर था, फर्नीचर कुर्सी टेबल मेज वगैरह।
ठीक है, वो कहता है कि बी को कहता है कि बी इसका ध्यान रख लेना यार, मैं आ जाऊंगा 2-3 महीने में, ठीक है। बी कहता है कि ठीक है सर, मैं आपका एजेंट हूँ, मैं तो आपका सामान का ध्यान रखूंगा ही, ठीक है। अब क्या हुआ, वी बी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ ए प्लेज द फर्नीचर टू सी। अब ये इसके मन में आ गया पाप की 2 महीने बाद आएगा, 2 महीने तक मैं क्या करता हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं इसको लोन ले लेता हूँ उसको प्लेज करके। तो सी के पास ही गिरवी रख देता है सारा फर्नीचर और पैसे ले लेता है, ठीक है। प्लेज करने के बाद पैसे ले लेता है, लोन ले लेता है, ठीक है। सी को इस बात का पता था कि ये जो फर्नीचर है ना, ये बिलोंग करता है ए को, और बी तो सिर्फ एक एजेंट है, और ये इसके पास पावर नहीं है इसको प्लेज करने की, प्लेज की पावर नहीं है। ये सी को पता था इस बात का, ठीक है। लेकिन फिर भी वही बात है ना, लालच बुरी बला है, कि चलो देखी जाएगी जो होगी, वो समझ के इसने उसको पैसे दे दिए। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ क्या होगा। अब सी आगे से आगे क्या करता है, सी फर्दर एडवर्टाइज द फर्नीचर फॉर सेल। अब सी क्या करता है, जानबूझ के ना आगे कहता है कि ये जो फर्नीचर जो उसने बी से लिया था ना, ए का फर्नीचर बी से लिया था, ये जानते हुए कि भाई ये बेचने लायक नहीं है, प्लेज करने की इसके पास कैपेसिटी नहीं है, इसको एडवर्टीजमेंट दे देता है कि भाई जिसको खरीदना है खरीद लो, मैं इतने में बेच रहा हूँ, सस्ते में बेच रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा उठता है कि वेदर सी में बी कंपेल्ड टू डिलीवर द फर्नीचर, कि क्या हम सी को कंपेल कर सकते हैं कि भाई तू वापस दे सामान, तू अच्छा आदमी नहीं है और तू वापस दे सामान, ठीक है। तो सेक्शन 8 की अगर कंडीशन हम फुलफिल करें तो पहला क्या, जो ए पर्सन है वो कैसे ले सकता है, पहली बात, अगर वो ट्रस्टी या एजेंट ने किया हो गड़बड़ तो उससे ले सकता है। लेकिन अब तो सी है, सी ना ट्रस्टी है ना एजेंट है, तो ये तो कंडीशन बैठेगी नहीं। दूसरा, मनी एडिकेट रिलीफ कंपनसेशन, देखो इतना फर्नीचर कोई एंटिक पीस हमें बताया तो है नहीं क्वेश्चन में, नॉर्मल फर्नीचर ही होगा जो घर में होता है, तो मनी तो एडिकेट रिलीफ होगा ही, इसमें तो नहीं ले सकते। थर्ड, कि भाई कोई ऐसा डैमेज हो रहा हो, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। फोर्थ, रॉन्गफुल ट्रांसफर हुआ हो, बिल्कुल रॉन्गफुल ट्रांसफर है, उसने तो बी को दिया था ना, बी ने सी को सिर्फ प्लेज किया था, लेकिन सी ने क्या किया, रॉन्गफुल एडवर्टीजमेंट करके बेच दिया आगे। तो अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 8 में डी में जा सकते हैं हम, ठीक है। और बी टू सी सेक्शन 7 में जा सकता है, बी टू सी सेक्शन 7 में जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखो, सेक्शन 7 तो अभी याद है ना, अभी तो करके आए हैं हम, एंटाइटल अपोजिशन का वो। लेकिन कब होगा एंटाइटल, बी पहले जो प्लेज किए हुए पैसे थे ना, पैसे देगा, ठीक है, और फिर फर्नीचर लेगा सी से, ठीक है। तो तब सेक्शन 7 में बी और सी की ट्रांजेक्शन होगी, और बस यही होगी, ठीक है। देखो ए जो है वो सी से 8 डी में ले सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि ए का ए जो एजेंट होता है ना, सॉरी ये जो बी जो एजेंट था ना, हम ये मान के चलते हैं कि एक पोजेशन, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक होता है पोजेशन एक्चुअल, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। तो जब ए गया, कनाडा गया, तो एक्चुअल पोजीशन हो गया बी के पास, लेकिन फिर भी क्योंकि ए एजेंट बी एजेंट था ना ए का, तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन फिर भी ए के पास ही था। तो ए से वो रॉन्गफुली ट्रांसफर हुआ है सी के पास, तो इसलिए वो 8 के डी में जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। Z has got possession of an idol belonging to Z's family to which A is proper custodian. Decide whether Z be compelled to it to A. तो Z के पास एक भगवान की बेशकीमती मूर्ति है। सपोज कान्हा जी होते हैं हमारे घर में, हम कान्हा जी को एक छोटे बेबी परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं, कितने कीमती हैं वो हमारे लिए, है ना। मतलब उसकी वैल्यू हम लगा ही नहीं सकते। तो अगर ऐसा है कि उनकी मनी एक एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, कितना लॉस हुआ है वो हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम यही कहेंगे ना कि वापस दे दे भाई। तो जेड के पास पोजीशन है एक आइडल का बिलोंगिंग टू एज फैमिली, तो ए एक प्रॉपर कस्टोडियन है, ए के पास ही होनी चाहिए थी प्रॉपर्टी। तो ए क्या कर सकता है, कंपेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एट के बी और सी में, या ये पैसे वाली है, ये एडिकेट रिलीफ नहीं है, ठीक है।
ए इज एंटाइटल्ड टू अ पिक्चर बाय डेड पेंटर। अब पिक्चर बाय डेड पेंटर का मतलब क्या है कि भाई ये बहुत रेयर होगी, बेशक रेयर ना हो लेकिन और तो नहीं बन सकती ना। जैसे मान लो कि भाई बहुत ही ज्यादा कोई फेमस पेंटर था और वो अब मर गया और उसके द्वारा पेंट की गई पिक्चर थी, तो अब तो वही आएगा। मनी एडुकेट रिलीफ नहीं है, और कितना नुकसान होगा उस पेंटिंग की वजह से हमें थोड़ी पता है, हम सर्टेन नहीं कर सकते। तो 8 के बी और सी में हो जाएगा। 4 कहता है ए हैंडेड ओवर गुड्स टू सर्वेंट फॉर द केयर एंड कस्टडी बट सर्वेंट प्लेज दोज गुड्स विदाउट परमिशन ऑफ द ऑथराइजेशन। बिल्कुल सही बात है। ए ने क्या किया, वही ऊपर वाला केस है ये। ए ने ना अपनी प्रॉपर्टी सर्वेंट को दी, सर्वेंट के पास क्या आ गया, एक्चुअल पोजीशन आ गया, इसके पास क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन आ गया। अब सर्वेंट ने जानबूझ के रॉन्गफुली ट्रांसफर कर दिया, कहाँ पे, विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथराइजेशन, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्वेंट है, एक हिसाब से ये इसका एजेंट ही तो है ना। तो ये यहाँ पे क्या काम करेगा, ये 8 के 1 में भी आएगा और ए में, सॉरी, और 8 के डी में भी आएगा क्योंकि ये रॉन्गफुल पोजीशन कर रहा है। तो अल्टीमेटली लाइबिलिटीज की सेक्शन 8 में ही है, ए ऊपर नीचे हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रैक्टिस में जब आते हैं ना ये सवाल वहां आते हैं। तो अब डील करते हैं थोड़ा सा कि भाई क्या सिमिलरिटीज हैं सेक्शन 8 में और सेक्शन उसमें। तो सिमिलरिटीज बेसिक ये है कि दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, सेक्शन 7 भी और 8 भी। सेक्शन 7 जो है वो कॉमन लॉ प्रिंसिपल पे डील करता है ना। सेक्शन 8 जो है वो थोड़ा सा बात करता है इक्विटेबल रूल पे, मूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे इक्विटेबल रूल कि भाई पैसे नहीं मिल सकते, ये पैसे अगर देंगे तो एडुकेट रिलीफ नहीं होगा, तो इक्विटेबल वही तो है ये। और 7 सेक्शन क्या कहता है कि भाई जिसका पोजीशन एंटाइटल है उसको वापस दे दो सीपीसी के अकॉर्डिंग, बात खत्म। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो सेक्शन 7 जो है एक इंडिपेंडेंट नेचर का है, ठीक है। इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। यहाँ पे लेकिन कुछ बताया गया कि नेचर ऑफ द पार्टीज रिलेशन ऑफ द पार्टी स्पेसिफाइड इन 4 क्लॉजेस, कि ए बी सी डी इसमें होना चाहिए, ट्रस्टी एजेंट होना चाहिए, पैसे वाला, ये वाला रॉन्गफुल, ये इनके अंदर उतार रखा है। वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नेचुरल ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी पे डील करता है कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर बात करें बस यही है, चलो आगे चलो। आई थिंक ये लास्ट पेज है। ओके, चलो। तो अब ये देखो कि जो मैंने आपको पहले बता दिया वो पॉइंट आ गया, अगेंस्ट होम सूट इज फाइल्ड। सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 क्या कहता है, सेक्शन 7 कैन बी ब्रॉट इवन अगेंस्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सेक्शन 7 सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेक्शन ओनर के अगेंस्ट भी आ सकता है, लेकिन 8 ओनर के अगेंस्ट नहीं आ सकता, ठीक है। ओनर कर सकता है पर ओनर के अगेंस्ट नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। Brought even against the owner of the property if the plaintiff has special or temporary right over the present possession of the property। ओनर के अगेंस्ट कैसे आ सकता है, जैसे एक घर, घर नहीं यार, घर नहीं, घर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या बताऊं, कार, ठीक है, कार है, ठीक है। अब कार है ये जैसे वो आपने देखी है वो रेंटल मिलती है ना, सेल्फ ड्राइव के लिए रेंट पर मिलती है कार, वो वाली दे दी मैंने, ठीक है। एक ओनर है ए, इसने बी को रेंट पे कार दे दी कि ठीक है तो सारा दिन ड्राइव कर, शाम को जो भी होगा वापस कर देना, ठीक है। अब इस इन बिटवीन यहाँ पे अगर ये जो बंदा है ये नहीं देता प्रॉपर्टी, ठीक है, वापस, तो ओनर नहीं कर सकता क्या केस, कर सकता है, एग्जैक्टली कर सकता है, बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। बस यही चीज है। अब इसका तो स्पेशल राइट है, कोई इशू नहीं है, इसमें ओनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, इसमें ओनर के अगेंस्ट हो सकता है। रैशनल की अगर बात करें तो सेक्शन 7 प्रोवाइड्स द रिलीफ टू रिकवर द स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी इन जनरल एंड other hand, suit under Section 8 scope is little restricted. It provides recovery of the article and spaces in the four situation maintained therein। तो बेसिक सी बात है, एक्चुअली इनके अंदर कुछ खास फर्क है नहीं, लेकिन धक्के से खींच खींच के मैंने बना रखे हैं, ठीक है। तो वही बात आ रही है कि 8 तो है वही अपने लिमिटेड ए बी सी डी के अंदर काम करेगा, इससे बाहर जा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सेक्शन 7 की अगर बात करें तो वो थोड़ा जनरल सा है, वो थोड़ी जनरल बातों के बारे में ज़्यादा बात करता है, ठीक है। तो वही बात है कि देखो, अब जैसे मैंने आपको सेक्शन 7 वाला पॉइंट समझाया, मुझे लगता है कि आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार कि थोड़ा सा भी आपको ये लगे कि इसने ये क्या बता दिया, यहाँ पे ये गड़बड़ कर गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कमेंट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने क्या बताया कि देखो सेक्शन जो 7 है वो ओनर के अगेंस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
सेक्शन 8 जो है वो ओनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो ओनर कर ही रहा है, खुद ही कर रहा है, तो ओनर के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? सेक्शन 7 क्या कहता है? पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। मान के चलो एक पर्सन है, 7 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक पर्सन है, ये ओनर है किसका? कार का, ठीक है, ये अपनी कार रेंट पे देता है बी को, ठीक है, और कितने दिन के लिए देता है? 1 मंथ के लिए देता है। पैसे भी ले लिए, एडवांस पेमेंट ले ली इसने से, ठीक है। अब स्पेशल राइट किसका है, सच बताओ, स्पेशल और टेम्पररी राइट किसका? बी का है ना, क्योंकि बी 1 मंथ तक अपनी गाड़ी रखने वाला है। लेकिन ये क्या करता है, 4 दिन हुए नहीं और चौथे दिन ये पहुंच जाता है इसके पास और गाड़ी ले आता है धक्के से, क्योंकि इसके पास अल्टरनेटिव की तो थी ही, कार ले आता है वहां से। अब बी जो है वो केस फाइल करता है सेक्शन 7 में, किसके खिलाफ? ओनर के खिलाफ। बताओ, हो नहीं सकता? हो गया ना? बस यही बात थी, ओनर के खिलाफ केस फाइल कर दिया। क्यों? कहता है कि भाई देखो ऐसा है, 1 महीने तक तो मैं ही, मेरे पास ही इसका पोजीशन होना चाहिए ना, मैं एंटाइटल हूँ पोजीशन के लिए, तो मैं तो फाइल करूंगा ही, मुझे तो मिलना ही चाहिए 1908 सीपीसी के अकॉर्डिंग। तो बस इतनी सी बात थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करना है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि आगे वीडियोस कैसे आएंगी, ठीक है। और अगर देखो पेड नोट्स चाहिए तो 7988487813 व्हाट्सएप, ओके, मैसेज। और थैंक यू, आपने इतनी देर सुना सेक्शन 7 और 8 को, मुझे तो नहीं, ठीक है, थैंक यू गाइस।